मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सभी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YDCC इंस्टीट्यूट में, YDCC स्टडी पॉइंट में, जिसका टैगलाइन है सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। तो आइए हम कल के टॉपिक जो कि हाइड्रोकार्बन था उसके अगले पार्ट को शुरू करते हैं, उसके आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर कल की बात करें तो कल हमने पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी है, और अगर आपने अभी तक हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि अगर आपका वो पार्ट छूटा हुआ है तो कवर हो सके। तो आइए हाइड्रोकार्बन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो अलग अलग ग्रुप हैं, जो कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हैं, उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो इससे पहले कि हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में समझें, हमें हाइड्रोकार्बन के नेमिंग को, नोमेनक्लेचर को, नामकरण को समझना बहुत जरूरी है। तो जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने बच्चों अलग अलग हाइड्रोकार्बन, अलग अलग पदार्थों की खोज की, तो उनको नाम देना एक टेढ़ा खीर था, बहुत कठिन कार्य था। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर एक संगठन बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं IUPAC। तो अगर हम बात करें IUPAC की, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग हाइड्रोकार्बन के नेमिंग में, नोमेनक्लेचर में सहयोग करती है। विभिन्न देशों के साइंटिस्ट को, चाहे वो इटली के हो, जापान के हो, हमारे देश भारत के हो या अमेरिका के हो, उन सबको एक मंच पे लाती हैं जो कि रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और उनसे अलग अलग समय पे सुझाव मांगती है, ताकि विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का सटीक नामकरण हो सके। तो इसके बाद हमें यह समझना चाहिए कि IUPAC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नोमेनक्लेचर से संबंधित है, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, और नोमेनक्लेचर को हिंदी में कहते हैं नामकरण। तो बच्चों, अगर हमारे आपके घर में किसी शिशु का जन्म होता है, तो जन्म के बाद हम लोग उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं। ठीक उसी प्रकार रसायन की दुनिया में जब किसी यौगिक का जन्म होता है, किसी यौगिक का निर्माण किया जाता है, तो उसके नामकरण के लिए अलग अलग सूत्र, फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि IUPAC एक संस्था है, IUPAC एक संस्था है जो हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में, नामकरण में सहयोग करती है, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों से सुझाव लेती है। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े तो IUPAC का फुल फॉर्म ऑफ नोट करेंगे। IUPAC तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब रसायन की दुनिया में जो भी पदार्थ खोजा जाएगा, उसके नामकरण के लिए, उसके प्रॉपर्टी, उसके गुणों के व्याख्यान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संघ बनाया गया, संगठन बनाया गया, जो इस चीज को डील करती है, समझाती है। और कहीं कहीं आपको ऑफ के जगह फॉर भी देखने को मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के दोनों सही हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जैसे हमने लिखा है पहले अपने कॉपी पे नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा।
तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि IUPAC ने वो कौन से नियम दिए हैं जिनकी मदद से, जिनके जरिए हम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों को नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेट करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो अगर बात करें IUPAC की, तो इसने यह कहा कि जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें कार्बन मस्ट होगा, अवश्य रूप से पाया जाएगा, जिसके चलते इसने कार्बन को ही आधार मानते हुए, बेस मानते हुए यह कहा कि कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसका नेमिंग, नामकरण करेंगे। तो 10वीं में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम उसको बोलते थे मेथ, 2 है तो बोलते थे एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो बोलते थे प्रॉप, 4 है तो बोलते थे ब्यूट, 5 है तो बोलते थे पेंट, 6 है तो बोलते थे हेक्स, 7 है तो बोलते थे हेप्ट या सेप्ट भी बोलते हैं, 8 है तो बोलते हैं ऑक्ट, और 9 है तो बोलते हैं नॉन, और 10 है तो बोलते हैं डेक। तो अगर हम बात करें इन संख्या के आधार पे, तो अगर आप 10 तक नोमेनक्लेचर याद कर लेते हैं तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है बच्चों कि सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर आप जरूर याद कर लें कि कार्बन की संख्या अगर 5 रहेगी तो उसको आप पेंटेन कहेंगे, कार्बन की संख्या अगर 7 रहेगी तो उसको आप हेप्टेन कहेंगे, और कार्बन की संख्या अगर 4 रहेगी तो उसको आप ब्यूट कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, तो ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के सरनेम होते हैं। जैसे सरनेम जोड़ने से हमें उनके बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम सिंह जोड़ते हैं किसी के नाम के आगे तो हमें पता चलता है कि वो राजपूत हैं। अगर किसी के आगे मिश्रा जोड़ते हैं तो पता चलता है कि वो पंडित है, ब्राह्मण है। किसी के आगे यादव जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कृष्ण जी के गोत्र से हैं। तो इसी तरह कार्बन की संख्या के आधार पे नाम दिया गया, नेमिंग किया गया। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसको बोला गया मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसको बोला गया एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसको बोला गया प्रॉप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसको बोला गया ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसको बोला गया पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसको बोला गया हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो इसको बोला गया हेप्ट, या कई जगह आपको सेप्ट भी देखने को मिल जाएगा। कार्बन की संख्या अगर 8 है तो इसको बोला गया ऑक्ट, इसको बोला गया ऑक्ट। और अगर कार्बन की संख्या 9 है तो इसको बोला गया नॉन। और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो इसको बोला गया डेक। तो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो इसको बोला गया मेथ, 2 है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 तक अवश्य याद रखें, ताकि नेमिंग जब हम कराएं तो आप आसानी से हर पॉइंट को, हर बिंदु को समझ सकें। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बोर्ड पे हमने लिखा है आप पहले इसे नोट कर लें। तो उम्मीद है आपने बोर्ड के टॉपिक नोट कर लिए होंगे जो हमने बोर्ड पे लिखवाया था। तो आइए टॉपिक को जरा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कार्बन के आधार पे संख्या, कार्बन की संख्या के आधार पे नामकरण किया जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कार्बन को ही क्यों चुना गया हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में। मतलब कि बाकी एलिमेंट के होते हुए 117 तत्व हैं, आपको पता होगा, क्यों केवल और केवल कार्बन को ही चुना गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, आपको शायद पता भी होगा
कि कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो सभी एलिमेंट से जुड़ सकता है। यह हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, फास्फोरस से भी जुड़ सकता है। मतलब कि कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है 14th ग्रुप का एटॉमिक नंबर 6 जो किसी भी तत्व से जुड़कर यौगिक का निर्माण कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, बहुत विशेष गुण होती है, और वह यह होती है कि दो या दो से अधिक कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। तो अगर आपने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में 10वीं में पढ़ा होगा तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि कार्बन लाखों की संख्या में आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा चेन बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग यौगिक का निर्माण होता है। तो चलिए बिना देरी के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं और उसको फिनिश भी कर लिया जाए। तो अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, तो बेसिकली 3 ग्रुप होते हैं, 3 हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एल्केन। सबसे पहला आता है एल्केन। तो अगर बात करें बच्चों एल्केन की, तो एल्केन के नोमेनक्लेचर के लिए हमें एल्केन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके समझते हैं। तो एल्केन जो है ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सैचुरेटेड का मीनिंग संतृप्त बिल्कुल पता होगा। इसी तरह इसमें एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, किसके बीच में? 2 कार्बन के एटम के बीच में। ये बात विशेष तौर पे आप याद रखें कि हाइड्रोकार्बन में जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच में ही होता है। अर्थात अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही होगा, एकल बंध ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कभी भी कार्बन जो है वह हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। कभी भी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जो सिंगल बॉन्ड से उसे प्राप्त हो जाता है। तो गलती से भी आप नोमेनक्लेचर या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मत लगाइएगा, वरना आपका संरचना पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो 2 कार्बन एटम के बीच में ही लगाएंगे, न कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नंबर 2, इसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। जब स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकल बंध, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें अगले प्रॉपर्टी की, तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं, तो इसमें सफिक्स एन लगाते हैं। सफिक्स एन इज यूज्ड इन नेमिंग, नामकरण में सफिक्स एन जो है याद रखेंगे। एल्केन इसी का एन जो है वो उठ के यहाँ पे आया हुआ है,
तो जैसे हम लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो रंजीत यादव हैं, अतुल सिंह हैं, गोलू मिश्रा हैं, श्री राम जो भी मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के हैं, राम हैं। तो जैसे किसी के जाति के द्वारा उसके समूह का बोध होता है, इसी तरह एल्केन के समूह में, एल्केन के ग्रुप में इसका सफिक्स एन जो है इसकी जाति का काम करता है, जो बताता है कि ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। जैसे अगर किसी नाम के आगे साहनी या सिंह लगा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि वो साहनी ग्रुप का है या सिंह ग्रुप का मेंबर है। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों एल्केन जो है, तो एल्केन के जितने भी सदस्य होते हैं एल्केन समूह के, उनके सबके अंत में एन सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में जो जुड़ता है, बाद में जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश इसको आप कहिए, ज्यादा सही रहेगा। तो सफिक्स क्या होता है? बाद में जुड़ने वाला शब्द। और एक प्रीफिक्स भी होता है, प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाला शब्द। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। आपने बोर्ड पे लिखी टॉपिक को नोट कर लिया होगा, पॉइंट को नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। तो बोर्ड पे चूंकि स्पेस कम था इसलिए इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम नहीं बता पाए, तो उसको रेड पेन से लिखिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि यही जो है ये नोमेनक्लेचर का मूल है, फंडामेंटल है। तो अगर हम बात करें एल्केन की तो इसका जनरल फॉर्मूला जिसको आप हिंदी में सामान्य सूत्र कहते हैं, ये होता है CnH2n+2, अर्थात कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके दोगुने से दो ज्यादा संख्या हाइड्रोजन की होगी। फिर से समझिए, CnH2n+2 का मतलब यह है कि कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो अगर बेसिक एग्जांपल की हम बात करें, तो अगर कार्बन की संख्या एक है, तो हाइड्रोजन जो है वो 2 × 1+2, तो ये बन जाएगा C1H4, जिसको आप CH4 भी कहते हैं। और हमने आपको तुरंत पहले इसी टॉपिक में बताया था कि अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसको आप क्या बोलेंगे? मेथ। कार्बन की संख्या एक है तो उसको बोलेंगे मेथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेथ। और साथ ही साथ आपको हमने बताया कि अगर किसी मेंबर एल्केन का ग्रुप है कोई मेंबर, तो उसमें एन जोड़ देंगे, सफिक्स एन, तो ये बन जाएगा मीथेन। ठीक है। उसी प्रकार अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन जो है 2 × 2+2, तो ये हो जाएगा C2H6। इसी तरह दो कार्बन को बोलते हैं एथ, प्लस एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथेन। इसी तरह अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 3 × 2, 2 गुना प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C3H8। तो इसका नाम जोड़ेंगे प्रोप प्लस एन, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो उम्मीद है आपको एक एक बात बिल्कुल बारीकी से समझाई जा रही है, आपको समझ में आ रही होगी। फिर से ध्यान दीजिए क्योंकि ये बार बार गलती कराता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दोगुने से 2 ज्यादा रहेगी, अर्थात जहां n बराबर 1 रखेंगे तो 2 यहाँ पे भी 1 और प्लस 2 करेंगे तो 2 × 1 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो CH4 हुआ और इसको मेथ प्लस एन मीथेन हुआ। वैसे ही अगर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 × 2+2 C2H6 हुआ, जिसको आप एथेन कहेंगे।
इसी तरह अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो आप इसको प्रो प्लस एन प्रोपेन कहेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इसको पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने बोर्ड पे लिखी हुई चीजें नोट कर ली होगी। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए 2 काम है होमवर्क के रूप में। नंबर 1 कि आप ये बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि IUPAC जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और दूसरा काम आप ये करेंगे कि एल्केन ग्रुप के अगले 4 मेंबर की, जिसको ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन कहते हैं, इन तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिख के आप हमें कमेंट करेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम नए जोश नए उत्साह के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।